प्रशस्ति तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। छत्रपति संभाजीनगर में टेम्पो और ट्रक में भिड़ंत, इस हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जदयू अध्यक्ष पर आरोप लगाकर किया बड़ा दावा, कहा सीएम नीतीश को मेमोरी लॉस की दी जा रही दवा। बीआरएस ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र, सीएम केसीआर ने कहा किसी के भी बहकावे में न आए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम के नारे लगने पर भड़के उदयनिधि, कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य। भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस की हुई शुरुआत, पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार मिनी बस और एक कंटेनर से टकरा गई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि प्राइवेट बस में 35 यात्री सवार थे। यह दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित एक्सप्रेसवे के राजापुर इलाके में रात 12:30 बजे हुई है। बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते बस पीछे की ओर से कंटेनर से टकरा गई। तो वही पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए 12 लोगों में से 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। अधिकारी ने कहा है कि 23 अन्य को चोटें आई हैं और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मरने वाले सभी नासिक शहर के रहने वाले थे। आपको बता दें कि पीएम ऑफिस की तरफ से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा उन्होंने कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। इजराइल में फंसे तमिलनाडु के 8 लोग अपने देश लौट चुके हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से मदुरै के जिला कलेक्टर ने रविवार को मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचे 8 लोगों का स्वागत किया। इससे पहले शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार ने जानकारी दी थी कि इजराइल में फंसे 49 तमिल सुरक्षित घर लौट आए। इस मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध तेज हो गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से वहां फंसे 128 तमिलों की जानकारी मिली। इनमें से 21 तमिल पहले जत्थे में शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। वहां से उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से उनके घरों तक पहुंचाया गया। तो वही दूसरे चरण में मदुरै, जिंडीगुल, करूर, तेनकासी, धर्मपुरी, तिरुपुर, तिरुवन्नामलाई, त्रिची, चेन्नई, वेल्लपुर, तिरुपुर, सल्लेम, कोयम्बटूर आदि से 28 तमिल शनिवार को इजराइल से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध छुड़े 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है। अब इस युद्ध में 1300 से अधिक इजरायली मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए। तो वहीं पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1000 से अधिक फलस्तीनियों को मारा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन शनिवार को भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े एक प्रस्ताव पर चर्चा करने को लेकर यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष निकोला बियर के सामने कड़ा विरोध जताया है। बिरला ने भारत के आंतरिक मुद्दों पर यूरोपीय संसद के प्रस्ताव लाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि जुलाई में बैस्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें भारत से मणिपुर में हिंसा को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था। तो वही मणिपुर मामले पर ओम बिरला ने जोर देकर कहा है कि हर देश और संसद संप्रभु है और उनके आंतरिक मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष निकोला बियर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष निकोला बियर ने भी ओम बिरला को सूचित किया है कि यूरोप चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है और उन्होंने भारत से सहयोग मांगा है। बिरला ने अगले साल होने वाले भारतीय आम चुनावों के दौरान लोकतंत्र के उत्सव को देखने के लिए यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष को भी आमंत्रित किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन शनिवार को हैदराबाद में कार्यक्रम के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कह दिया। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वे गाजा के लोगों का साथ दें। इस मौके पर ओवैसी ने कहा है कि मैं पीएम से अपील करना चाहूंगा
कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसे रोके। फिलिस्तीन के मुद्दे को सिर्फ मुस्लिमों से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये मानवता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू शैतान है, क्रूर शासक है और युद्ध के अपराधी। ओवैसी ने आगे कहा कि गाजा के 10 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है। पूरी दुनिया ने यह देखकर भी खामोश है, जिन्होंने इन्हें मारा उन्हें देखिए, लेकिन गाजा के इन बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि मीडिया एक तरफ रिपोर्टिंग कर रहा है, पिछले 70 साल से इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर रखा है। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में एक बाबा मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट शनिवार को देर रात इजराइल के तेल अवीव से भारत के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि चौथी फ्लाइट में 274 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें भारत लाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले इस ऑपरेशन की तीसरी फ्लाइट शनिवार देर रात इजराइल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस विमान में 197 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें इजराइल से सुरक्षित वापस लाया गया। ऑपरेशन अजय के तहत अब तक की 644 लोगों को भारत लाया जा चुका है। इस बाबत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इजराइल से भारत के लिए रवाना होने वाली यह एक दिन में दूसरी उड़ान है। ऑपरेशन अजय दिन की दूसरी उड़ान 274 यात्रियों को लेकर तेल अवीव से रवाना हुई। आपको बता दें कि ऑपरेशन अजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इजराइल में फंसे करीब 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। तो वही भारतीयों का पंजीकरण गुरुवार से शुरू हो गया है। हमले को एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है, जिसमें 1300 से अधिक इजरायली मारे गए। तो वही इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1000 से अधिक फलस्तीनी भी मारे गए। इधर हमास और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष भारतीयों की जानकारी और सहायता प्रदान करने में मदद कर रहा है। इससे पहले ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। इसके बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी, जिसकी जानकारी इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने बीते शनिवार को दी। रामेश्वरम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सोमनाथ ने मदुरै में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि 21 अक्टूबर को पहली टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट के बाद हमने D2, D3 और D4 की प्लानिंग की। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे रिकवर करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया है। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण 8 से 10 अगस्त के बीच चंडीगढ़ में किया था। यह पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। यह क्रू मॉड्यूल के स्पीड को कम करेगा, इसके साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग जैसे कंडीशंस टेस्टिंग के दौरान क्रिएट की गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जारी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पाचन से भूपेश बघेल और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं साजा से रविंद्र चौबे, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत, आरंग से शिव कुमार जहरिया, जॉन्डी लोहारा से अनिल बोइडिया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंजरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, कोचा से कवासी लखमा, चित्रकूट से दीपक बैजू, बीजापुर से विक्रम मंजावी और बस्तर से लकेश्वर बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। तो वहीं चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे।
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को आज एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में संपत्ति कर मामले में खिलाफ फैसला देने पर 2 न्यायाधीशों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है तो वही एक अधिकारी ने बताया है कि नागपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नागपुर पीठ को 11 अक्टूबर को पत्र मिला। इसमें कहा गया कि अगर 2 न्यायाधीशों ने वरुण नगर परिषद द्वारा संपत्ति कर में बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए प्रभावकारी काले की याचिका पर प्रतिकूल फैसला सुनाया तो उन पर बम से हमला किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पत्र काले के नाम से भेजा गया था और अदालत प्रशासन ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने कहा कि अमरावती ग्रामीण पुलिस ने याचिकाकर्ता से पूछताछ की है, जिसने धमकी भरा पत्र लिखने में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई को 3 अलग अलग कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खुफिया निदेशालय ने 30 से ज्यादा किलो सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि डीआर की यह कार्रवाई वाराणसी, नागपुर और मुंबई की गई। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए तस्कर बांग्लादेश बॉर्डर से भारी मात्रा में सोना की तस्करी कर भारत लाए थे। डीआरआई के अधिकारियों ने कहा है कि 3 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए 31.7 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह सिंडिकेट बांग्लादेश सीमा से भारत में लाए गए सोने की तस्करी करता था और इसे मुंबई, नागपुर और वाराणसी में भेज देता था। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक ड्रग्स इंसिडेंट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में 3 विदेशी महिला यात्रियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 5.68 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त की गई। डीआरआई मुंबई के अधिकारियों ने बताया है कि इनपुट के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों के दौरान चलाए गए ऑपरेशन में बड़े ड्रग्स नेटवर्क को पकड़ा गया है, जो एक नई तरीके से देश में नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों ने कांग्रेस से पलटवार किया है। कांग्रेस ने चुनावी वादों को लेकर पार्टी नेताओं कमलनाथ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधने के लिए सीएम शिवराज की आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 में से 145 से अधिक सीटें जीतेगी। सप्रा ने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी राज्य में बीजेपी की डूबती नैया को नहीं बचा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की हार को देखकर हताश हो गए और राजनीतिक मर्यादाओं को भूलकर मूर्खतापूर्ण बयान जारी कर रहे हैं। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि चौहान ने गांधी परिवार के खिलाफ बोला है और यह भूल गए हैं कि परिवार ने देश की खातिर बलिदान दिया है और वह इसके लिए तैयार है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ छात्रों को मुफ्त शिक्षा और नगद प्रोत्साहन के पार्टी के वादों पर झूठी घोषणा करने के लिए मजबूर करके गांधी परिवार को धोखा दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस शिक्षा और बच्चों के बारे में बात कर रही है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने वाले लोग कुछ और ही इसे समझ रहे हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।